चलो शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर साउंड पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यही तो ये सही था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव होता क्या है वे तो हम लोगों ने पढ़ लिया। वेव दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलास्टिक और मैकेनिकल वेव। और साउंड किस तरह का वेव है? मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होता है, जैसे कि लाइट को। लेकिन साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए। या तो वो एयर हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, और या तो वो सॉलिड हो सकता है। और हम लोग जानते हैं सॉलिड में स्पीड ज्यादा है। हम लोगों ने सोनार वोनार भी कर लिया क्या? ओके, तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ये जो वेवलेंथ है, ये होता क्या है? वेवलेंथ का मतलब होता है, जैसे कि सोचो कहां से लगा सा, हाँ ये से दिखाया था उस दिन। सोचो ये एक पेंडुलम है, ये इसका मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन से यहां से घूम के एक बार आने को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। यहां से गया, यहां तक आया, एक साइकिल को हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। यानी कोई अगर वेव इस तरह से चल रहा है, ऐसे 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 पूरा साइकिल कंप्लीट है, दैट इज वेवलेंथ। समझे क्या? तो एक तरह का वेव इस तरह से चल सकता है जिसमें क्रेस्ट और रफ्ट है, और क्या था? कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। तो एक कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। एक क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं, एक रेफ्रैक्शन और रेफ्रैक्शन के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं। एनी डाउट? तो अच्छा, तो वेवलेंथ का मतलब यहां से यार, क्लियर? समझे क्या नहीं समझे? ये तो समझा दिया था ना, एम्पलीट्यूड भी समझा दिया था। ये रिकॉर्ड हो गया था क्या ये? हाँ, तो हम लोग मॉड्यूल 9 से शुरू करने वाले हैं ना। ये हो गया, हाँ, यहां से। तो हाँ, अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है आपका एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? मतलब साउंड कितना जोर से सुनाई देगा, साउंड कितना जोर से सुनाई देगा। तो देखो, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये देखो, मेन पोजीशन से लेके यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये समझे? ये लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, इसको बोलेंगे हम लोग व्हाट? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड इतना तगड़ा होगा, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा साउंड इतना। तो एम्पलीट्यूड इज मोर, साउंड इज लाउड, एम्पलीट्यूड इज लेस, साउंड इज सॉफ्ट। जैसे कि एम्पलीट्यूड कम है, साउंड कम होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन पोजीशन से ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझे क्या? ओके। पिच का मतलब होता है, पिच एक्सप्लेन्स श्रिलनेस इन साउंड। श्रिलनेस का मतलब होता है चिकना। जैसे कि मैं बोल हेलो, और बोला हेलो, ये होता है पिच, ये होता है श्रिलनेस। तो जितना पतला साउंड होगा, जितना पतला साउंड होगा हम लोग बोलेंगे पिच उतना हाई है। थोड़ा ध्यान देना इस बात को। पिच जितना हाई होगा, फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। आशा करता हूं सबको फ्रीक्वेंसी क्या है मालूम है। एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन कर। अच्छा, एक चीज ध्यान दो। सोचो एक समंदर है, नहीं समंदर सोचो, एक नदी है सोचो। एक सोच लो इस तरह सा ऐसे ऐसे जा रहा है, हम लोग ढेउ बोलते हैं ना,
और इसमें सोचो एक बोट है, समझे, और एक बोट है और एक नदी है, सोचो। इसमें भी एक बोट है, क्लियर? समझे? तो अभी आप बोलो धक्का किस में ज्यादा लग रहा है, इसमें या इसमें? क्योंकि ऊपर वाले में ढेउ ज्यादा ज्यादा मटक मटक के चल रहे हैं, इसमें मटक कम है। हाँ, इसमें भी वो कमर को हिला रहा है लेकिन कम, लेकिन इसमें ज्यादा हिला रहा है। लेकिन ज्यादा हिलाने से वो क्या होता है, उसका वेवलेंथ कम हो गया। देखो ये क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में देखो डिस्टेंस कम है ना, इसके देखो कितना डिस्टेंस है। यानी यहां से वेव यहां तक पहुंचने में वो 3 बार 4 बार ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन यहां से यहां वेव पहुंचने में 2 बार फ्लक्चुएट हुआ, नाव को 2 बार टच किया, लेकिन बहुत दूर ढेउ चले गए, लहर बहुत दूर तक चले गए। इसमें नाव को 3 बार उसी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए 1 2 3 4 5 बार वो अप डाउन कर चुके हैं। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो उसका फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी मतलब जितना बार धक्का लगना, नहीं समझे? और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम है। इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, धक्का ज्यादा बार लगा ना, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेवलेंथ कम है। समझ में आ रहा है क्या? वेवलेंथ मतलब एक बार ऐसे फुल साइकिल में जितना दूर जाता है, तो इतना दूर जाने में अगर वो ऐसे ऐसे करके जाए तो ज्यादा बार वो धक्का दिया ना, यानी उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। और एक बार धक्का देने में वो इधर चले गए तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, 2 बार जस्ट। लेकिन देखो 2 बार में कितना दूर चले गए, और ये 2 बार में देखो इतना सी जगह, समझे क्या? तो इसका वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी, तो दे आर बाय मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है मैडम जी? समझ में आ रहा है? सो देखो बंद कर दूं हैं? तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कमेगा, अगर वेवलेंथ कमा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ये वेवलेंथ कमा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो इसके साथ पिच का क्या रिलेशन है? जैसे कि सोचो मैं अभी ऐसे बात करूं, एक लड़की थी दीवानी सी, तो अभी क्या है, वॉइस क्या होगा, श्रील है या बेस? जाने किसे डरती थी, तो अभी मोटा हो गया। यानी मोटे साउंड में फ्रीक्वेंसी ऐसा है, वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। यानी फ्रीक्वेंसी कम में साउंड मोटा हो गया। सुनो बच्चे, आप लोग होमवर्क करके आए हो क्या? सो ये होता है क्या, यानी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, एक बार में बहुत दूर तक जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। हेलो बच्चों, आप लोग होमवर्क करके आए हो क्या? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। तो पिच अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है लेकिन वेवलेंथ बहुत कम है। पिच अगर कम है, जैसे कि आप लोग हारमोनियम वगैरह तो देखे होंगे, सुने होंगे, तो इसमें होता है ना 3 तरह का ऑक्टेव होता है हमारे हारमोनियम। पाथ भी होता है, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव, जिसमें एक होता है सा, इसके ऊपर बोला सा, उसके ऊपर बोला सा, ऐसा होता ना। तो नीचे वाला जो होता है वो लोअर ऑक्टेव में है, यानी उसका फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, इसीलिए सा। किसी को तो हवा निकाला आता नहीं है, और नीचे जाओ, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है। हाँ, बच्चे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो लोग एकदम लास्ट ऑक्टेव से चिल्लाना शुरू करते हैं, ऐसा होता है, यानी उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है।
लड़का और लड़कियों के बीच में लड़कियों का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसीलिए वो लोग जब बात करते हैं के तो इतना क्रॉस करे हम लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन लड़का तो करे हम लोग करते हैं उसके। सो इसे लड़कों का साउंड क्या होता है, बेस ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। और लड़कियों के साउंड में वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बच्चों का और भी है, तो ये होता है पिच। तो गाना कभी हम लोग बोलते हैं ना, पिच थोड़ा सा ऊपर कर दो, पिच थोड़ा सा ऊपर कर दो, जैसे कि हम लोग होता है ना हमारा ट्यून संगे मिलता है ना, जैसे कि कोई भी गाना किसी ने आकर दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, ऐसे अच्छा लगता है क्या सुनने में? तो उसको अगर सुंदर से गाओ, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, अभी सुंदर लग रहा है। तो यानी उसको पिच थोड़ा सा, गाना तो बोलते हैं ना पिच थोड़ा सा चेंज करो, यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, वेवलेंथ को कमा दो। समझ में आया क्या? ये हो गया पिच। ये देखो ड्राइंग के शॉर्टर वेवलेंथ, देखो मैं इसको नॉर्मल इसको बोल के भी खत्म कर सकता था, लेकिन वो इमोशन क्रिएट नहीं होता। अभी किया तो ना पिच और उसमें, तो शॉर्टर वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ कम है, हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाई होगा, पिच इज हाई। और इसमें देखो सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी, पिच इज लो। जैसे कि लड़कियों का पिच इज हाई, चिल्लाओ मत इतना बोलता ना, किनकिन्ना लगता है गला, ऐसे बोलते बेंगोली में। समझ में आया क्या पिच और एम्पलीट्यूड? देखो इसको एक गाना का थोड़ा ऊंचे गले में का मतलब पिच को थोड़ा चेंज कर, किसी ना करो दिल दे दिया है जा, इसको किंतु एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे। और किसी का दिल दे दिया है, इसको पिच बोलेंगे, पिच चेंज किया। लेकिन और एक एम्पलीट्यूड, अरे भाई थोड़ा एम्पलीट्यूड को बढ़ाना तो होगा, किंतु दिल दे दिया एम्पलीट्यूड, दिल दे मतलब वॉल्यूम को बढ़ा दिया। समझ में आया? वॉल्यूम को बढ़ाना होता है एम्पलीट्यूड, और वॉल्यूम तभी बढ़ेगा एक बार काटने से, दिल दे मतलब यहां तक गया समझ में आया क्या? मैक्सिमम ज्यादा गया। क्लियर? इमोशन क्रिएट हुआ? दूसरा होता है आपका टिम्बर। मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ द साउंड। जैसे कि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट टिम्बर। जैसे कि आपको, जैसे कि आप गाना गाते हैं, सोचो सेम वॉल्यूम सेम पिच, फिर भी आप लोगों को गिटार का साउंड कौन सा है, कीबोर्ड का साउंड कौन सा है, और वोकल किसका है, तबला किसका है, समझ में नहीं आता है। जब गाना प्ले होता है देखना, तबला भी ट्यून करता है सी में, टिंग टिंग करके ऐसे। गिटार भी, हाँ कौन सा स्केल का गाना है, सी, अच्छा सी, टिंग 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 टिंग, हारमोनियम सी टिंग टिंग करते। फिर भी सब एक ही सुर में बज रहे हैं, वॉल्यूम भी सबका सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी यू कैन डिस्टिंग्विश विच साउंड इज किसका। मतलब वो जैसे दो, अगर हम लोग एक साथ गाना गाएंगे, हाँ सोचो मैम और मैं एक डुएट गाना प्रेजेंट कर रहा हूं, दोनों सेम स्केल का है, नहीं तो बंगाली में बोलते हैं ना बेसुरा गाता से, तो ऐसा तो नहीं लगता ना दोनों गाना गाने से। अब तुम कोई भी लता मंगेशकर और क्या बोलते हैं सोनू निगम, या तो लता मंगेशकर या तो उदित नारायण का गाना अगर चलाओगे, सेम पिच में बज रहा है ना, वॉल्यूम भी सेम है, ऐसा नहीं लड़की ज्यादा जोर से कर रहा है लड़का ज्यादा कम, ऐसा तो नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, लाउडनेस भी सेम, पिच भी सेम, फिर भी कौन सा लड़का का कौन सा लड़की का समझ में नहीं आता क्या? और उसी फीचर्स को हम लोग बोलते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एनी डाउट? जिस क्वालिटी के कारण हम लोग जज कर पाते हैं एक ही पिच और एक ही एम्पलीट्यूड होने के बावजूद, वी कैन डिस्टिंग्विश ये किसका साउंड है, उसको बोलते हैं। समझ में आया क्या? जैसे कि मेरे गले से गले मिलाओ, कोई एक ऐसे, मैं बोला सा, मिलाओ ना कोई एक जन सा, तो फिर भी दोनों का बाहर से सुनने से पता चलेगा कौन सा मेरा है कौन सा कोई और का है। सो इसी क्वालिटी को हम लोग बोलेंगे टिम्बर। एनी डाउट? क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये था हमारा 3 तरह का व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग बोलते हैं ना टोनल क्वालिटी, टोन एक चीज है। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन।
सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी का। एक है माइनर डायटोनिक, दूसरा है मेजर डायटोनिक। दो तरह का टोन होता है, एक है माइनर डायटोनिक, दूसरा है मेजर डायटोनिक। माइनर डायटोनिक क्या होता है? प्लेड इन ओल्डन एज, पुराने जमाने में बजाया जाता है, जैसे कि सितार, जैसे कि देखो डेज एक्सप्रेस सैडनेस, तानपुरा, ऐसे कोई बजाते ना, ये देखो। और प्लेड नाउ ए डेज एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ये देखो सैडनेस, ये ऐसे पता ना, पता। और अभी मेजर डायटोनिक मतलब होता है हैप्पीनेस, ये तो समझ में है ना, ये तो क्या है। सो सिंगल टोन में बजने से भी उसको हम लोग बोलेंगे, एक है माइनर डायटोनिक और दूसरा है मेजर डायटोनिक। एक माइनर डायटोनिक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओल्डन डेज। और मेजर को हम लोग अभी वाला बोलेंगे, बच्चे जो पसंद करते हैं अभी वाला। अभी नोट क्या होता है देखो, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ए नोट। सिंगल फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं टोन। अब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मिला के जो बोलते हैं नोट बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना गाने का नोटेशन, सुना क्या कभी? नोटेशन जैसे कि बोलते हैं, नहीं सुना? गाने का नोटेशन होता है जैसे कि सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये क्या है? नोटेशन। सा एक फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोन। सारे गा, ये हो गया आपका नोटेशन। तो किसी किसी गाने में जैसे कि एक गाना है, सुना होगा आप लोगों ने, वो क्या, ये दुनिया सुनाएगा ना, एक दुल्हन, इसमें एक सरगम है जैसे कि डोरे फासो पा मारेगा, तो ये क्या है? पा मारेगा। तो ये क्या हो गया? बहुत सारे ट्यून का टोन का मिक्सचर है, इट्स बिकम ए नोटेशन। तो गाना भी तो एक टोन से, ऐसे थोड़ी ना गाना गाते हैं कोई डोरे फासो पा मारेगा डोरे, ऐसे नहीं गाता ना। तो सुर का चेंजेस है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी तो गाना नहीं है ना। सो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं नोट, उसको हम लोग जो गाने में नोट डाउन करते हैं उसको बोलते हैं नोटेशन। समझ में आया क्या? वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड, ये जितना भी क्वालिटी हम लोग किससे सुन पाते हैं? भगवान का दिया हुआ एक चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर। तो इसका हाउ डज द ह्यूमन ईयर वर्क्स, किस तरह से काम करते हैं? चलो ह्यूमन ईयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वाइब्रेशन इन एयर विद ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी into electric signal that travels to brain via auditory nerves। इसको यहां तक रहने देते हैं, उसको डायग्राम समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको उसका चलो थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है? तो चलो यहां पर एक मैं डायग्राम पहले ड्रॉ करता हूं, उसके बाद एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है ना? बोर लग रहा है? ये देखो कान कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे बनाओगे, समझे? ऐसे जूता जैसे शेप का, हाँ ऐसे कार्व करके बना लेना। उसके बाद एक नदी बना लेना, नदी ऐसे बनाते हैं ना नदी लोग, नदी का ढेव। नदी में इधर एक थोड़ा इस तरह सा एक ढाकना दे देना, ठीक है? और इस ढाकने से एक इस तरह सा हैमर बाहर कर लेना। क्या है ये? तुम इधर देखो ना, बार बार इधर देख रहे, ये देखो, ये उल्टा हैमर, क्लियर? और इससे एक यू, उल्टा यू जैसा बना लेना, क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने? एक जूता जैसा बना लेना, एक नदी जैसा बना लेना, नदी को ढाकना दे देना, ढाकना से इधर एक हैमर बना लेना, इधर एक हैमर बना लेना, और इधर एक यू शेप का बना लेना, और इधर एक मुर्गी का, ऐसा देखा मुर्गी का, ऐसे ऐसे बना लेना, ऐसे। ये होता है ना वो जो हम लोग स्नेल बोलते हैं जिसको, शामुक, शामुक, तो शामुक जैसे ऐसे बना लेना, क्लियर? और यहां से एक ऐसे और एक ऐसे बना लेना। ये हो गया लगभग हमारा एक बेसिक डायग्राम ऑफ ईयर। यहां से लेके यहां तक को हम लोग बोलेंगे
आउटर ईयर। यहां से लेके यहां तक को हम लोग बोलेंगे आउटर ईयर, और यहां से लेके यहां तक को हम लोग बोलेंगे मिडिल ईयर, और अंदर वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे इनर ईयर। समझ में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक पोर्शन को हम लोग बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक को बोलेंगे, थोड़ा सा देता हूं, हाँ उसके बाद थोड़ा ठंडा कैसे बंद कर दूंगा। यहां से लेके यहां अंदर वाले पोर्शन को इनर ईयर। बाहर वाले पोर्शन में जो जूता जैसा शेप का है, जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे साइंटिफिकली नेम है पिना, PINNA, पिना, 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 वो वाला पिना नहीं किंतु, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनल। कैनल मतलब हम लोग जानते हैं गोहा जिसको बोलते हैं, कैनल, ऑडिटरी कैनल। और ये 3 तरह का हड्डियां होता है, सबसे छोटा हड्डी हमारे बॉडी में जिसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। यहां से जाके एयर जाता है, और ये इसको बोलते हैं एयर ड्रम। ये जो ढकना दिया ना उसको बोलते हैं एयर ड्रम, इसको ढकना बोलते हैं एयर ड्रम। क्या बोलते हैं? एयर ड्रम। इसका साइंटिफिक नेम है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या तो एयर ड्रम। यहां से जाके धक्का लगता है, धक्का लगने के बाद ये एयर ड्रम उसको वाइब्रेट करते हैं, साथ ही साथ ये तीनों बंदा वाइब्रेट होता है। यहां पर से सिग्नल जनरेट होते हैं, इसमें जाते हैं, ये उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते ब्रेन में पहुंचा देते हैं। इसका नाम है कॉक्लिया, इसका नाम है कॉक्लिया, ठीक है। और ये तीनों हड्डी का नाम है हैमर, एनविल एंड स्टीरम, मिलियस, इनकस एंड स्टेरिक। मिलियस, इनकस एंड स्टीरम, मिलियस, इनकस एंड स्टीरम, मिलियस, इनकस एंड स्टीरम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चे लोग? श्योर हो? मिलियस, इनकस एंड स्टीरम। एनी डाउट? तो ये हो गया आपका मिडिल ईयर, ये हो गया आउटर ईयर, ये हो गया, और इसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, जिससे हमारा एयर बैलेंस संतुलन रहता है। और यहां से एक नर्व जाता है ब्रेन में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, जिससे वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच पाता है। समझ में आया क्या? सो कॉक्लिया is convert this signal to electric signal. Getting my point? Yes, sir. So इसका तो था मेरा ड्राइंग, और वो एनिमेशन के साथ थोड़ा देख लेते हैं, क्या बोलते हो? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा क्या प्रेशर, वाइब्रेशन, ऑडियोबल। अच्छा, जो साउंड हम लोग सुन पाते हैं, जो साउंड हम लोग सुन पाते हैं उसको बोलते हैं ऑडियोबल फ्रीक्वेंसीज। कांपने से तो साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन सारे कांपने से हम लोग साउंड नहीं सुनेंगे। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या है? हर्ट्ज। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड वी कैन हियर। कांप रहा है किंतु, लेकिन 20 से कम, इसलिए सुनाई नहीं दिया, अभी सुनाई दिया। यानी उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, उसके नीचे वाले साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और एकदम 20,000 के ऊपर वाले साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। एनी डाउट? चलो कान के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये है हमारा कान, ह्यूमन ईयर। ये देखो आउटर ईयर, दिखाई दे रहे क्या? हाँ, ये है मिडिल ईयर, ये है इनर ईयर। समझ में आया क्या? एनी डाउट? और इस पोर्शन को, कान के इस पोर्शन को बोलते हैं पिना। पता है ये ना होने से क्या होता? ये वाला पोर्शन ना होने से, ये वाला से साउंड ऐसे आते और ये टक्कर लग के इससे जाते हैं। इसीलिए दूर से जब कभी कोसा बार ऐसे देते, क्योंकि थोड़ा और साउंड इधर धक्का लग के रिफ्लेक्शन होकर कान में घुस जाए। अगर ये ना होता साउंड हम लोग को कम सुनाई देता। सो ये है ईयर ड्रम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसमें जाके ये वाइब्रेट होता है, और इसमें कॉक्लिया। समझे क्या? और ये है ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन तक पहुंच गए। ये और ये जो ट्यूब है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं? लिखा हुआ पिना। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। इसको क्या बोलते हैं? द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू ऑडिटोरियल कैनल, इससे जाएंगे। उसके बाद ईयर ड्रम, ये देखो ईयर ड्रम, ये इस तरह सा वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने के साथ साथ ये जो हड्डियां है, तीन हड्डी क्या होगा? अंदर वाला कांपेगा
और कॉक्लिया में पहुंचाएगा, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। यह है ऑडिटरी नर्व। समझे क्या? यस सर। यह है ब्रेन जो इंटरप्रेट इट एज ए साउंड। समझ में आया क्या? यस सर। सो मैच द कॉलम्स। आप बोलो खुद मैच कर पाओगे? पिना एट द एंड ऑफ द, सर द आउटर एयर इज कॉल्ड पिना। हाँ, पिना के साथ कौन आएगा? सर सेकंड नंबर सेकंड। द आउटर इज कॉल्ड पिना। ईयर ड्रम कौन सा आएगा? जो वाइब्रेट होगा। तो आशा करता हूं समझ में आएगा। यस सर। ये देखो, ये दोनों मैच हो गए, ये दोनों मैच हो गए। ईयर ड्रम एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड ईयर ड्रम। ऑडिटरी नर्व, it send the electrical signal to the brain. Auditory nerve, sorry, auditory canal क्या है? जो collected the sound and passes it to the eardrum, and then it's convert the pressure vibration into electrical signal. Any doubt? कान के बारे में समझ में आया? अब इस साउंड के ऊपर हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला V is equal to n lambda पता है? n is equal to 1/t। n हम लोग, मैं ऐसे इधर लिखा छोटा v, लेकिन ऐसे में n से पढ़ाने से वो अच्छा होता। टाइप है v is equal to n lambda जो मैंने बोला था, इसके बदले में आप n लिख सकते हो। समझ में? अगर कंफ्यूजन हुआ तो, क्योंकि ये v दोनों सेम लगता है ना, लगभग साइड में। ये स्पीड समझाते हैं, ये वेवलेंथ समझाते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी समझाते हैं। यानी स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या? नहीं आया? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और एक जानते हैं ना, नोट द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड चले जाने से स्पीड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। The drawing shows a ship 800 meters from a cliff. A gun is fired on the ship. After 5 seconds, the people at the front of the ship hear the sound of the gun again. एक चीज ध्यान में देना, फिजिक्स का जितना भी मैथ होगा उसको समझना, लेकिन समझने से पहले जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको लिख लो। क्या क्या मिला आपको बोलो? ना, यहां पर इंफॉर्मेशन आपने क्या क्या गैदर किया? टाइम मिला आपको 5 सेकेंड, डिस्टेंस मिला आपको 800 मीटर। देखो, यहां पर से शिप से एक गन फायर किया, ये देखो 800 मीटर डिस्टेंस है, ये बंदा 800 मीटर। समझ में आया क्या? उसके बाद यहां से ब्रस्ट हुआ, यहां से ऐसे साउंड गया, रिफ्लेक्ट होके फिर से आफ्टर 5 सेकेंड फिर से साउंड सुनाई दिया। यानी 5 सेकेंड में वो गया और आया, यानी वो कितना दूर चला? 10 सेकंड 1600 यस, 5 सेकेंड में 1600 मीटर चला, क्योंकि वो गया भी आया भी, इको आया ना। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? ये ड्राइंग के साथ भी फील नहीं आ रहा है क्या? इतना सुंदर मैथ कोई एनिमेशन से कराता है क्या? चलो, नेम ऑफ द इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द क्लिफ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इन 5 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड। ये सारे के सारे कैलकुलेट कर पाओगे क्या? इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द 800, टाइम टेकन टू हियर द इको 5 सेकेंड, नेम ऑफ द इफेक्ट, व्हाट हैपेंस टू द साउंड ऑफ द क्लिफ, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड एंड स्पीड ऑफ साउंड। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद नेम ऑफ द, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इको बोलेंगे। सेकंड, व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द, क्या होगा? एट द क्लिप द साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट बी सी नंबर,
Distance traveled by the 5 second is equal to 800 plus 800 is equal to 100, 1600 meter in 5 second. Any doubt? उसके बाद D speed. Speed is equal to distance by time. Distance कितना है? 1600. टाइम कितना है लिया? 5 सेकेंड. यानी काट दो, काटा काटी कर दो. इसको 5 से काटोगे तो 320 मीटर पर सेकेंड. इज देयर एनी डाउट? एनी डाउट? कोई टफ था मैथ में? कुछ खराबी था? ओके, चलो. तो चलो आगे बढ़ते दूसरे मैथ की तरफ. इधर देखो. 2 children are at opposite end of an aluminium rod. एक एल्यूमिनियम का रॉड है. आप लोगों को क्या समझाऊं मैं, यहां पर एनिमेशन के पूरा विजुअलाइज कर दिया मैथ को भी. ये देखो क्या हुआ बच्चा. ये देखो. 2 children are at opposite ends of an aluminium rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave is in air in aluminium to reach the second children. एक ने एक लंबा पाइप लेके खड़ा हुआ है, एक ने स्टोन से टुंग किया. तो ये टुंग साउंड उसका यहां पर पहुंचने में स्पीड बाहर करो. कितना समय में पहुंचेगा? समझ में है क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 346 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ इन एल्यूमिनियम 6. मैंने क्या बोला था भाई? सॉलिड में साउंड स्पीड का ज्यादा होता है. तो देखो कितना ज्यादा है, एयर में कितना कम है, इसमें कितना ज्यादा है, इसमें कितना कम है. समझे क्या? सो यहाँ पर एयर का स्पीड भी दिया हुआ है. यहाँ पर साउंड माने एल्यूमिनियम में कितना स्पीड होगा. ये तो एल्यूमिनियम का पाइप है, उसमें एक बंदे ने टोंग किया. ये पहुंचने में अगर स्पीड इतना है तो कितना समय लगेगा वो. हाँ देखो, वेलोसिटी इन एयर कितना दिया हुआ है? टाइम टेकन इन एयर. अभी देखो ये एल्यूमिनियम का रॉड. समझ में आया क्या? तो एक बंदे ने देखो स्टोन से उसको टंग किया. टंग साउंड इसके आके पहुंचने में कितना समय लगेगा? वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, टाइम इन एल्यूमिनियम कितना लगा. समझ में आया क्या? अभी देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है. समझ में? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है? इतना. वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इतना दिया हुआ है. क्या बाहर करना है? रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड एल्यूमिनियम. एयर में पहुंचने में कितना समय लगता है और एल्यूमिनियम में पहुंचने में कितना समय लगता है, उसका रेशियो बाहर करने के लिए बोला. तो फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम. तो पहले में एक होगा वेलोसिटी किसका, तो यहां से टाइम बाहर कर पाओगे सर. T इज इक्वल टू डी टी, सॉरी T इज इक्वल टू डी बाई बी. T इज इक्वल टू डी बाई बी. नहीं समझे? देखो अभी T किसका बाहर कर रहे हो? टाइम किसका बाहर कर रहे हो? एयर का. एयर का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय एयर का वेलोसिटी. उसी तरह सा किसका बाहर करोगे? टाइम ऑफ एल्यूमिनियम. डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम. समझ में आया क्या? ये देखो समझ में आया क्या? डिस्टेंस बाय. सो अभी वेलोसिटी ऑफ एयर बिठा दो. ये है इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं. और यहां पर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? वेलो बिठा दो 6200. अभी उसका रेशियो बाहर करने के लिए बोला एयर और इसके बीच में, तो इससे इसे डिवाइड कर दो. तो डी डी कैंसिल, ये बंदा ऊपर चले जाएंगे. नहीं समझे? इससे इसको कैंसिल, तो ये बाय ये. समझ में आया क्या? ये बाय ये, तो डी डी कैंसिल और ये ऊपर चले जाएंगे. समझ में आया क्या? क्या आएगा? 6420 डिवाइडेड बाय 346 काटाकाटी करने से 18.55:1. So answer is the ratio of the time taken by the sound is 18.55:1. समझ में आया क्या? नहीं आया बोलो पूरा मैथ? एनी डाउट? सो आपको एक एयर में पहुंचने में कितना समय लगेगा और उसमें पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसका रेशियो बाहर करना था. रेशियो आपने बाहर कर दिया. देखो कितना गुना पहले पहुंच जाएगा. कहां पर? एल्यूमिनियम. समझे क्या? एनी डाउट?
ओके, अभी देखो, अ चिल्ड्रन शाउटेड हेलो नियर ए क्लिफ, पहाड़ के बीच में वो बंदा चिल्ला रहा है, एंड हर्ड द इको आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उनको इको सुनाई दिया। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 340, देखो किसी किसी मैथ में 346, किसी किसी मैथ में 340 दिया होगा। अगर नहीं दिया है एयर का स्पीड, मतलब एयर में साउंड का स्पीड, तो आप लोग 340 पकड़ लेना। अगर बोल के रखा तो जो दिया है वही पकड़ना होगा। एट ए रेस्पेक्टिव टेम्परेचर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द child is 690 meter. Calculate the time after the echo is heard by the children. गया आया, समझे क्या? तो कितना 690 प्लस 690, डिस्टेंस तो दिया हुआ था ना, इतना एटलीस्ट इतना दूर तो कवर अप किया। थोड़ा कार्ब गया, थोड़ा ज्यादा गया, इसको नेग्लिजिबल पार्ट करते हैं। तो सीधा गया तो 690 आया, फिर से 690, तो टोटल डिस्टेंस कितना था? दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा 1380 मीटर। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 345 मीटर पर सेकंड, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी आप क्या बाहर करोगे? टाइम। सो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को इस तरफ लेके जाओ, टाइम को इस तरफ लेके जाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो बिठा दो, क्या होगा 1380 डिवाइडेड बाय 345, और इसके बाद t का क्या आएगा 4 सेकंड आएगा। द इको इज हर्ड बाय द चिल्ड्रन आफ्टर 4 सेकंड। समझे क्या? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. चिल्लाने के 4 सेकंड बाद बंदे को फिर से साउंड सुनाई देगा। क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. इको सुनने में कितना समय लगता है? एनी डाउट? No, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट? खुद बोलो ना भाई। 1 सेकंड में कितना कवर अप कर, कितना देते हैं 100 टाइम, तो 1 मिनट गया 60 इंटू 100। क्या है फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे 100 t 60 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, यानी क्या होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम, यानी टाइम इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन। यस और नॉट? तो 100 इंटू 60 क्या होगा? तो एकदम माने सिंपल टू द पावर इंफिनिटी था ना। वो 100 टाइम्स कांपता है तो 60 सेकंड में कितना कांपेगा 60 इंटू 100। समझ में आया क्या? ओके। A person is listening to a sound of 50 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compression of the source? Successive compression मतलब एक compression और एक compression के बीच में distance। तो क्या है compression और compression के बीच में हम लोग, अच्छा फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, डिस्टेंस 450, टू फाइंड टाइम पीरियड। ये एक कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ना 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 रेयर फ्रैक्शन नहीं रे, उसको हम लोग बोलते हैं एक ऑसिलेशन, और 1 ऑसिलेशन को जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बाहर करने के लिए बोला, टाइम पीरियड बाहर करने का हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो अभी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है ना, तो आपको जस्ट वैल्यू बिठाना है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 500, यानी आपको 0 पॉइंट टाइम पीरियड कितना है 0.002 सेकेंड। समझ में आया क्या? यानी द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन दैट इज 1 ऑसिलेशन। देखो कंप्रेशन और कंप्रेशन की बोलेगा तो भी आपको वेवलेंथ बाहर करना है, मतलब वेवलेंथ मतलब एक कंप्रेशन और एक कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको तो वेवलेंथ बोलते हैं, और उस वेवलेंथ को कवर करने में जितना समय लगता है उसको ही तो टाइम पीरियड बोलते हैं। एक ऑसिलेशन, एक कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको तो ऑसिलेशन बोलते हैं ना। एक ऑसिलेशन कवर अप करने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है?
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? सो यहां तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग, क्योंकि इसको नोट इसी तरह से, इसी ढंग से, इसी से उठाया था क्या नोट? कोई और एक्सरसाइज से इसका उठा ही नहीं। तो हर बच्चे को नोट उठाना है। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हो आप लोगों को, बहुत अच्छी तरह से आएगा। कहां तक हम लोगों ने किया एक बार देख लेते हैं, क्या बोलते हो? चलो देख लेते हैं क्या कितना तक हुआ। 58। हम लोग को कितना बाकी और 82 तक और एक क्लास लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मैथ्स है इसमें, बहुत तरह का मैथ्स है। तो कोई भी मैथ को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, समझे क्या? तो और एक क्लास में 81 स्लाइड, कोई बात नहीं, और एक क्लास में हम लोग इसको तमाम कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, एनी sir. डाउट? ओके।